मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम में टॉप करने के लिए आज ही ज्वाइन करें ब्रेन मास्टर्स क्लासेस प्राइवेट लिमिटेड। बाबा ब्रदर्स, G7 बाबादीप कॉम्प्लेक्स, रेलवे स्टेशन के सामने, सियागंज, इंदौर। पेट्रोल के बढ़ते भाव को बजाज डिस्कवर का मुंहतोड़ जवाब। कृष्णा ऑटोमोबाइल, स्कीम नंबर 54, विजयनगर, इंदौर। खरे इंस्टीट्यूट, 45 जति कॉलोनी, रामबाग, इंदौर। PNG क्लासेस, हेड ऑफिस इंद्रप्रस्थ टावर, 6 MG रोड, इंदौर। ब्रांच ऑफिस मन भवन प्लाजा, 1 बैंक कॉलोनी, अपोजिट दशहरा मैदान, अंटूना रोड, इंदौर। हाई लिंक टाउन में, एड्रेस श्री राम तलावली, इंदौर अहमदाबाद हाईवे, धार रोड, इंदौर। विक्रांत ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन, बिहाइंड वेटरनरी कॉलेज, EB रोड, इंदौर। वर्ल्ड ऑफ सेल्स, G8 G9 न्यू सियागंज, VIP रूट नंबर 1, इंदौर। रत्न हाउस, होटल सयाजी, इंदौर। होटल एकेडमी, प्रोफेसर कॉलोनी, भंवरकुआ चौराहा, मेन रोड, इंदौर। देवी अहिल्या विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित CET प्रवेश परीक्षा प्रदेश के 23 केंद्रों पर हुई संपन्न। 2700 सीटों के लिए 13,000 से ज्यादा प्रतिभागियों ने आजमाया भाग्य। असली पुलिस पर पड़ रही नकली पुलिस भारी, फिर दिया ठगी की वारदात को अंजाम। वृद्ध महिला को बनाया निशाना, वारदात का झांसा देकर उतरवाए जेवर। मासूम शिवानी के हत्यारों को पुलिस ने 24 घंटों में धर दबोचा। वहशियों ने 4 वर्षीय मासूम के साथ ज्यादती कर नाले में फेंक दी थी लाश। बलात्कार के आरोपी अर्पित अग्रवाल के खिलाफ महिला संगठनों ने खोला मोर्चा। घर के बाहर किया प्रदर्शन। 2 युवतियों के साथ बलात्कार का है आरोप। अंतर्राष्ट्रीय नशा मुक्ति दिवस पर शहर में जगह जगह हुए आयोजन। लोगों को दिया गया नशा न करने का संदेश। जल्द ही इतिहास बन जाएंगे डीजल इंजन। अधिकांश ट्रेनों में दौड़ने लगा है विद्युत का करंट। पेश है BTV न्यूज की खास पेशकश। और मालवा में लेट हुआ मानसून। मौसम की बेरुखी से बड़ी किसानों की चिंता। मौसम विभाग का अनुमान 4-5 दिनों में हो सकती है बारिश की आमद। देवी अहिल्या विश्वविद्यालय की अध्ययनशालाओं में प्रवेश के लिए मंगलवार को सबसे बड़ी परीक्षा आयोजित की गई। प्रोफेशनल और परंपरागत पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए आयोजित संयुक्त प्रवेश परीक्षा CET का आयोजन इंदौर सहित प्रदेश के बाहर के कुल 23 केंद्रों पर एक साथ किया गया। 2 दिनों तक चलने वाली CET परीक्षा में 13,000 से ज्यादा प्रतिभागी भाग ले रहे हैं। करीब 2700 सीटों के लिए परीक्षा आयोजित की जा रही है। प्रतिभागियों में सबसे अधिक कड़ी स्पर्धा MBA पाठ्यक्रमों में प्रवेश को लेकर है। MBA के लिए हजारों प्रतिभागी परीक्षा में शरीक हुए हैं। देवी अहिल्या विश्वविद्यालय की अध्ययनशालाओं में संचालित प्रोफेशनल और परंपरागत पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए मंगलवार को संयुक्त प्रवेश परीक्षा CET आयोजित हुई। विश्वविद्यालय द्वारा 2 दिनों तक आयोजित सबसे बड़ी परीक्षा के लिए कुल 23 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। इंदौर में 16, भोपाल और दिल्ली, कोटा, इलाहाबाद में 2-2, रायपुर व ग्वालियर में 1-1 केंद्र बनाए गए हैं। सभी केंद्रों पर एक साथ परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है। कुल 2,698 सीटों के लिए परीक्षा का आयोजन हो रहा है। परीक्षा में 13,220 प्रतिभागी भाग ले रहे हैं। प्रतिभागियों में सबसे ज्यादा स्पर्धा MBA पाठ्यक्रमों में प्रवेश को लेकर है। IMS में चल रहे MBA के तहत मार्केटिंग और फाइनेंस पाठ्यक्रम सहित अन्य पाठ्यक्रमों की 920 सीटों के लिए 5,350 फॉर्म आए हैं। इसी प्रकार IIPS में चल रहे इंटीग्रेटेड कोर्स MBA व MS की 340 सीटों के लिए 2,537 फॉर्म आए हैं, जबकि MCA, MTech और B फार्मा पाठ्यक्रम की 310 सीटों के लिए 2,212 फॉर्म आए हैं। प्रतिभागियों ने सबसे कम रुचि LLM, बिजनेस लॉ, MA और संस्कृत पाठ्यक्रम में दिखाई है। कुल 125 सीटों के लिए 107 फॉर्म आए हैं। CET परीक्षा के चेयरमैन डॉक्टर राजेंद्र सिंह के अनुसार महत्वपूर्ण पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए प्रतिभागियों में कड़ी स्पर्धा है। कुल इंदौर में करीब 16 सेंटर पे एग्ज़ाम हो रही है, जिसमें 12 अपने विश्वविद्यालय परिसर में है और 4 अपन ने सरकारी कॉलेज लिए हैं, जिसमें GSCC, होलकर और ओल्ड GDC और न्यू GDC, ये कुल मिला के 16 सेंटरों पे इंदौर में परीक्षा हो रही है। और बाहर करीब 6 सेंटर पर हो रही है और टोटल जो विद्यार्थी बैठे हैं वो करीब 13,220 विद्यार्थी एग्ज़ाम दे रहे हैं
विभिन्न प्रोग्रामों के लिए। इधर मंगलवार को पहले दौर की परीक्षा निपटने के बाद प्रतिभागी काफी खुश नजर आए। प्रतिभागियों ने MBA पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए ही खास रुचि दिखाई है। हर्षिता, अच्छा रहा आज। काय में जाने का आपकी रुचि काय में? फाइनेंस में MBA के। कैसा रहा अभी एग्जाम? अच्छा रहा। हो जाएगा सिलेक्शन? हाँ हो सकता है। फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन अच्छा कोर्स है, स्कोप भी ज़्यादा उसमें, इसलिए। MBA। क्या नाम है? मेरा नाम उपेंद्र शिवारे है। पेपर ठीक गया है, अच्छा गया है। आपकी रुचि काय में? मेरी रुचि FT में है और HR में है। क्यों? मुझे HR बनना है कंपनी का। यस सर। बुधवार को CET परीक्षा समाप्त होगी। परीक्षा के नतीजे आने के बाद काउंसलिंग होगी। देवी अहिल्या विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित CET परीक्षा के कारण मंगलवार की दोपहर खंडवा रोड पर जाम की स्थिति बन गई। विश्वविद्यालय की खंडवा रोड स्थित अध्ययनशालाओं में आयोजित परीक्षा में हजारों परीक्षार्थी शरीक हुए थे। परीक्षा देने के बाद हजारों की संख्या में जैसे ही परीक्षार्थी बाहर आए, रोड पर जाम लग गया। इस दौरान वाहन भी आपस में गुत्थम गुत्था हुए। UTD कैंपस में भी जाम के हालात रहे। बड़ी संख्या में परीक्षार्थी वाहनों के साथ जाम में फंसे रहे। करीब 1 घंटे बाद स्थिति सामान्य हो पाई। मासूम शिवानी के साथ हुए बलात्कार और हत्या के मामले का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। क्राइम ब्रांच ने इस मामले में 3 आरोपियों को धर दबोचा। आरोपियों ने गांजे और शराब के नशे में बच्ची के साथ दुष्कर्म और हत्या करने की बात कबूली है। वहीं पुलिस ने जिस ऑटो में शिवानी को लेकर गए थे, वो ऑटो भी जब्त कर लिया है। कल MIG थाना क्षेत्र में 4 वर्षीय बालिका शिवानी फड़के की दुष्कृत्य करके हत्या कर दी गई थी, जिसकी लाश मालवीय नगर के पास नाले में मिली थी। घटना की गंभीरता और सनसनी को देखते हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इंदौर द्वारा CSP विजयनगर के नेतृत्व में कोबरा और यहाँ के स्थानीय टीम को इसकी खोजबीन के लिए लगाया गया था। खोजबीन में ये जानकारी प्राप्त हुई थी कि मृतिका नेहरू नगर में जिस क्षेत्र में रहती थी, वहाँ के कुछ लड़के घटना की रात से ही गायब हैं। उनकी जब तलाश की गई और उनकी जानकारी ली गई तो पता चला कि वो बाहर बड़वा की तरफ गए हुए हैं। कल एक टीम लगा के उनकी घेराबंदी जब की गई। असली पुलिस अपने अपने इलाकों में नकली पुलिस द्वारा की गई ठगी की वारदातों का खुलासा भी नहीं कर पा रही है और वहीं नकली पुलिस ने लगातार ठगी की वारदातों को अंजाम देते हुए पुलिस की नाक में दम कर रखा है। एक बार फिर गांधीनगर इलाके में ठग नकली पुलिस बनकर वृद्धा को लाखों रुपए के सोने के जेवरों के बदले प्लास्टिक की चूड़ियां थमा गए। भंवरकुआ क्षेत्र के जानकी नगर में रहने वाली 80 वर्षीय सीरियाबाई नामक महिला से बदमाश नकली पुलिस बनकर 3 लाख रुपए कीमत के जेवर ले उड़ी। इतना ही नहीं, नकली पुलिस बनकर आया बदमाश वृद्धा को असली चूड़ी के बदले नकली चूड़ियां थमा गया। सीरियाबाई ने कुछ दूर जाकर बैग खोला तो ठगी का पता चला। फरियादी सीरियाबाई के अनुसार हमेशा की तरह जैन मंदिर से दर्शन कर लौट रही थी, तभी एक 40 वर्षीय व्यक्ति ने उन्हें रोका और कहा कि कुछ दूर एक बड़ी वारदात हो गई है। पुलिस तलाशी ले रही है और आप अपने जेवर उतार कर बैग में रख लीजिए। नकली पुलिस के कहने पर सीरियाबाई ने अपनी 4 सोने की चूड़ियां, मंगलसूत्र, चेन और 2 अंगूठियां उतार कर कागज की पुड़िया में बांधकर बैग में रख ली। कुछ दूर जाकर देखा तो असली जेवरों के बदले में बैग में प्लास्टिक की चूड़ियां मिली। एक आदमी जा रहा था जो उसको आवाज़ दी, उसने इधर आओ बोले आप, तो उसके हाथ में अंगूठी, बोले आपने ये अंगूठी पहन के क्यों जा रहे थे, खोलो बोले इसको भी। तो उसने उसकी अंगूठी उसकी बैग में डलवाई, बोले आप भी खोलो। जितने मैंने खोला नहीं था, नहीं बोले आप भी खोलो। यहाँ पे वो भी खड़ा रहा, वो दोनों जाने वो भी खड़े थे और मेरा कान उसने ऐसा पकड़ा, मैंने खोल के दी, बोले चैन भी खोलो। वो चैन मेरे से खुल नहीं थी, मैं खोल देता हूँ बोले चैन, तो मैंने कहा नहीं खोला उसने। और ये देखो बोले आपका ये सब सामान, और ऐसे उसने दूसरी पुड़िया बदल दी, वो पुड़िया उसमें डाल दी मेरे बैग, मंदिर का बैग था जिसमें ना क्या था। 4 चूड़ी थी, 2 अंगूठी थी, 1 चैन का मंगलसूत्र था। थाना प्रभारी आनंद यादव ने वृद्धा से ठगी के मामले में 2 आरोपियों द्वारा ठगी की वारदात को अंजाम देने की बात बताई।
पौने 10 बजे की घटना है। जानकी नगर में जो एक 80 वर्षीय महिला है सीरिया बाई लालवानी, मंदिर से लौट के घर जा रही थी। उसी बीच में एक व्यक्ति ने उन्हें आवाज़ लगाई और बताया कि आगे घटना हो गई है, पूजा वर्मा नाम की एक महिला के साथ में लूट हो गई है, आप लोग भी अपने गहने उतार कर झोले में रख लें। और इसी बीच दूसरा व्यक्ति जो खड़ा था, उन दोनों ने बताया उनको, और उनकी चूड़ियाँ जो कि 4 चूड़ियाँ, एक गले में सोने की चैन और 2 अंगूठी निकलवा के उनके झोले में रखी और हाथ की सफाई से उसी बीच में उन्होंने नकली 2 चूड़ियाँ उसमें कागज़ में लपेट के उनके झोले में रख दी। गौरतलब है कि पिछले कुछ महीनों में लगातार नकली पुलिस बनकर ठगी की घटनाओं में इजाफा हो रहा है और असली पुलिस घटनाओं पर अंकुश लगाने में नाकाम रही है। भंवरकुआ पुलिस ने वृद्धा से ठगी करने वाले मामले में आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। और फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, आप देखते रहिए BTV न्यूज़। छब्बीस जून यानी अंतर्राष्ट्रीय नशा मुक्ति दिवस पर शहर में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए। नशा मुक्ति दिवस पर एक और जहां नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने रैली और नुक्कड़ नाटक के जरिए लोगों को नशे से होने वाले नुकसान से अवगत कराया, वहीं दूसरी ओर सामाजिक न्याय विभाग द्वारा आयोजित चित्रकला प्रतियोगिता में नन्हे बच्चों ने अपने चित्रों के माध्यम से नशा छोड़ने का संदेश दिया। देश की लगभग आधे से ज्यादा आबादी आज विभिन्न प्रकार के नशे से पीड़ित है, फिर भले ही वह प्रत्यक्ष रूप से नशे का शिकार हो रही है या अप्रत्यक्ष रूप से। हालांकि दुनिया भर में कई ऐसी संस्थाएं हैं जो आम और खास आदमी को नशे से मुक्ति दिलाने के लिए साल भर अपने अपने स्तर पर प्रयास करती रहती है, जिनके लिए आज का दिन खास होता है। आज यानी 26 जून को विश्व भर में नशा मुक्ति दिवस मनाया जाता है और विभिन्न तरह के कार्यक्रम आयोजित कर लोगों को नशे से होने वाले नुकसान और नशा छोड़ने के लिए प्रेरित किया जाता है। इस अवसर पर शहर में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए। इसकी शुरुआत खजराना चौराहे से हुई, जहां नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो द्वारा नुक्कड़ नाटक और जागरूकता रैली निकालकर लोगों को नशा छोड़ने का संदेश दिया गया। प्रीतम लाल दुआ सभागृह में तो नन्हे बच्चों ने अपने चित्रों के माध्यम से नशे से होने वाले नुकसानों से आम लोगों को अवगत कराया। भले ही देश की युवा पीढ़ी और नशे के आदी लोग नशे की बुराइयों को नहीं समझते हों, लेकिन यह नन्हे बच्चे छोटी सी उम्र में ही नशे से होने वाले नुकसानों को खूब समझते हैं। तभी तो यह लोग अपने चित्रों और अपनी मासूम अपील से लोगों को नशा छोड़ने का संदेश दे रहे हैं। आज का टॉपिक है ड्रग्स। मैंने ड्रग्स पे ही बनाया है। मैं कहना चाहती हूँ कि इंसान ड्रग्स को नहीं लेते, ड्रग्स इंसान को अपनी तरफ खींचता है। एक बार लेने से ही इंसान एडिक्टेड हो जाता है, इसलिए ड्रग्स खुद ही अपने आप उसको खींच लेते हैं। आजकल ड्रग्स इसलिए ज़्यादा मिलता है क्योंकि ड्रग्स बहुत ज़्यादा महंगे हो जाते हैं, पर जब इंसान उसके बिना जी नहीं पाता है तो वो ड्रग्स की तरफ एडिक्टेड होकर ही उसको ख़रीदना चाहता है। तो इसलिए ड्रग्स के कॉस्ट हाई होने की वजह से वो ख़रीद नहीं पाता है, उसकी वजह से वो मर जाते हैं। हम लोग इसे ख़त्म करना चाहते हैं, मतलब कम भी नहीं, जस्ट फिनिश, क्योंकि इससे हमारे इंडिया का डेवलपमेंट भी नहीं हो पा रहा है। बहुत सारे लोग इससे एडिक्टेड हो रहे हैं, बॉयज़ गर्ल्स एवरीवन, सो वी हैव टू फिनिश दिस। मैंने बताया था कि एक हाथ है, उसमें हथकड़ी लगी हुई है और उसमें से बहुत सारी चीज़ें बनी हुई है, जैसे कि ड्रग्स, शैम्पेन्स, बियर्स, सिगरेट
और सामने ही चाबी है पर वो खोल नहीं रहा है। और फिर बताया था कि अगर उसने नहीं खोला तो फिर बाद में है ना वो अर्थी पे होगा। यूं तो विभिन्न संस्थाएं, एनजीओ और शासन के कई जिम्मेदार विभाग नशे के पीड़ितों के लिए साल भर ही विभिन्न प्रकार की गतिविधियां संचालित करते रहते हैं, लेकिन आज के खास दिन पर शासन भी अपने स्तर पर ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में प्रचार प्रसार कर लोगों को नशे के खिलाफ जागरूक करने का काम कर रहा है। आज 26 जून अंतर्राष्ट्रीय नशा मुक्ति दिवस है। उसके निवारण के उपलक्ष्य में शासन के निर्देशानुसार हमने कुछ प्रतियोगिताएं और आयोजन प्रशासन और पुलिस के सहयोग से आयोजित किए हैं। इसी परिप्रेक्ष्य में हमने सवेरे 6 रथों को रवाना किया है, जिसमें 4 रथ हमारे ग्रामीण इलाकों में देपालपुर, सांवेर, महू, इंदौर में घूमेंगे और प्रचार प्रसार करेंगे, और 2 इंदौर शहर में घूमेंगे नगर निगम की सीमा में और प्रचार प्रसार करेंगे। हालांकि नशे के प्रति देश प्रदेश की सरकारों का दोहरा रवैया भी देखने को मिलता है। एक ओर देश भर के तमाम नेता अधिकारी प्रदेश सरकार अपने आप को नशे का विरोधी बताते हैं, वहीं दूसरी ओर चौराहे चौराहे पर बिक रही शराब और तंबाकू युक्त नशीले पदार्थों पर सिर्फ राजस्व आय की लालच के चलते प्रतिबंध नहीं लगा पा रहे हैं। और जब तक हर प्रकार के नशे पर देश भर में पूरी तरह प्रतिबंध नहीं लगता, तब तक देश नशे से मुक्ति नहीं हो सकता। आने वाले समय में इंदौर रेलवे स्टेशन पर डीजल इंजन नजर नहीं आएंगे। इंदौर उज्जैन रेलवे खंड पर बिजली से ट्रेन चलने की शुरुआत होने के बाद डीजल इंजनों की संख्या घटने लगी है। इनका स्थान बिजली से चलने वाले इंजन लेने लगे हैं। हालांकि अभी 3 गाड़ियां बिजली के इंजन से दौड़ रही हैं, लेकिन भविष्य में अधिकांश ट्रेन करंट से भागती नजर आएंगी। एक दिन ऐसा आएगा जब डीजल इंजन का इतिहास इंदौर से सिमट जाएगा। न तो रेलवे स्टेशन को डीजल इंजन प्रदूषित करते नजर आएंगे और न ही तेज आवाज सुनाई देगी। प्रस्तुत है बीटीवी न्यूज की एक रिपोर्ट। वह दिन अब दूर नहीं जब इंदौर रेलवे स्टेशन पर ट्रेनों को खींचते हुए डीजल इंजन नजर नहीं आएंगे। इंदौर उज्जैन रेलवे ट्रैक पर बिजली से रेल के चलने की शुरुआत होने के साथ ही डीजल के इंजनों की उपयोगिता घटने लगी है। पहले दौर में 3 पैसेंजर ट्रेन से डीजल इंजन जुदा हो गए हैं। इनका स्थान बिजली से दौड़ने वाले इंजनों ने ले लिया है। आने वाले दिनों में अधिकांश प्रमुख ट्रेन बिजली के करंट से दौड़ते नजर आएंगे। वर्तमान में ब्रॉडगेज पर 28 जोड़ी और मीटर गेज लाइन पर 16 जोड़ी ट्रेन डीजल इंजन से चलती है, जिसमें से ब्रॉडगेज पर चलने वाली 3 ट्रेनें बिजली के इंजन से संचालित होने लगी है। आने वाले दिनों में इंदौर से भाया उज्जैन व नागदा होकर चलने वाली ट्रेन सीधे बिजली से चलेगी। इनमें निजामुद्दीन, अवंतिका, उदयपुर, शांति और इंदौर जयपुर एक्सप्रेस शरीक है। यह ट्रेनें अभी डीजल इंजन से संचालित होती हैं और डीजल इंजन उज्जैन से चेंज होता है। उज्जैन से बिजली का इंजन लगता है। इसी प्रकार देवास मक्सी के बीच रेलवे विद्युतीकरण का कार्य पूरा होने के बाद पंचवेली और इंदौर नागपुर एक्सप्रेस के अलावा इंदौर मक्सी पैसेंजर भी बिजली से चलने लगेगी। यही नहीं, इंदौर हबीबगंज भोपाल के बीच शुरू होने वाली डबल ट्रैकर ट्रेन भी इसी मार्च से चलेगी। उम्मीद की जा रही है कि देवास मक्सी के बीच रेलवे विद्युतीकरण का कार्य 2 माह के भीतर पूरा हो जाएगा। रेलवे के जनसंपर्क अधिकारी प्रदीप शर्मा के अनुसार इंदौर से चलने और आने वाली अधिकांश ट्रेन बिजली से चलेंगी। ट्रेनों का निर्धारण रेल मंडल द्वारा किया जाएगा। शर्मा के मुताबिक बिजली से ट्रेन चलने से फायदे ही फायदे हैं। कमिश्नर रेलवे सेफ्टी जो है उन्होंने इस लाइन को सर्टिफाई किया है और आने वाले समय में अधिकांश ट्रेनें इंदौर से बिजली के इंजन से चलने की संभावना है। जो नए भी बिजली के इंजन आए हैं वो एक सेल्फ जनरेट एनर्जी करते हैं, जिससे वो स्वयं अपनी बिजली पैदा करते हैं, जिससे ऊपर जो बिजली के जो तार है उससे बिजली लेने की आवश्यकता नहीं होती है। तो इस प्रकार की टेक्नोलॉजी जो आधुनिकतम टेक्नोलॉजी आ रही है उसका इस्तेमाल भी रेलवे द्वारा किया जा रहा है। तो ये बिजली के इंजन्स के लाभ हैं। ये एयर पोल्यूशन फ्री है, जिससे कोई धुआं नहीं निकलता है। ये सबसे बड़ा लाभ जो है इंदौर को मिलेगा। इधर बिजली से ट्रेन चलने से जहां समय की बचत होगी, वहीं रेलवे का डीजल का खर्चा भी खासा बचेगा। रेलवे के जानकार राजाराम बोरासी के अनुसार डीजल के इंजन को स्टार्ट करने में ही 40 से 50 लीटर डीजल खप जाता है। जो इंजन लगा के आज जो अपने को दिया है उसमें रेलवे को डीजल का फायदा मिलेगा। डीजल का फायदा ये मिलेगा कि डीजल इंजन यदि खड़ा होकर स्टार्ट होता तो 40 से 50 लीटर डीजल लग जाता है, यानी खड़े होने पे ही, स्टार्ट करने पे। इलेक्ट्रिक इंजन चलाने से डीजल की बचत रेलवे को होगी।
बहरहाल आने वाला समय बिजली से ट्रेन दौड़ाने का ही रहेगा। एक दिन ऐसा आएगा जब इंदौर रेलवे स्टेशन पर डीजल इंजन से संचालित होती ट्रेन नजर नहीं आएगी। गौरतलब है कि करीब 15 साल पहले इंदौर रेलवे स्टेशन पर डीजल इंजन से ट्रेनों का आवागमन शुरू हुआ था। इसके पहले भाप के इंजन से छुक छुक करते हुए रेल चलती थी। बहरहाल भाप के इंजन के बाद अब आने वाले वक्त में डीजल के इंजन भी इंदौर रेलवे स्टेशन में इतिहास बनकर रह जाएगा। न तो डीजल के इंजन से स्टेशन की आबोहवा प्रदूषित होगी और न तेज आवाज कानों में सुनाई देगी। कैमरामैन अंकित शाह के साथ अनिल शुक्ला की रिपोर्ट। पिछले दिनों एक किशोरी और नाबालिग युवती के साथ बलात्कार और उनके एमएमएस बनाने के आरोप में पकड़ाए अर्पित अग्रवाल के खिलाफ अब शहर के महिला संगठनों ने भी मोर्चा खोल लिया है। मंगलवार सुबह शहर के 2 महिला संगठनों ने आरोपी अर्पित अग्रवाल के घर प्रदर्शन किया। मंगलवार सुबह महिला फेडरेशन और घरेलू कामकाजी महिला संगठन की 30 से ज्यादा सदस्यों ने बलात्कार के आरोप में पकड़ाए अर्पित अग्रवाल के ब्रजेश्वरी एनेक्स स्थित फ्लैट के बाहर प्रदर्शन किया। हाथों में तख्तियां लिए महिलाओं ने अर्पित के घर के बाहर जमकर नारेबाजी की। गौरतलब है कि पिछले दिनों जूनी इंदौर क्षेत्र की रहने वाली लॉ कॉलेज की छात्रा से अपहरण और गैंगरेप के मामले में पकड़ाए अर्पित और उसके 2 साथियों पर पुलिस ने मामला दर्ज किया था। मामला दर्ज होने के दूसरे दिन ही पलासिया क्षेत्र की एक नाबालिग लड़की ने भी अर्पित के खिलाफ दुष्कर्म करने और एमएमएस बनाकर ब्लैकमेल करने का आरोप दर्ज कराया था। इसी घटनाक्रम का विरोध करने के लिए शहर के महिला संगठन ने आरोपी के घर के बाहर विरोध प्रदर्शन का रास्ता चुना। प्रदर्शन करने पहुंची महिला फेडरेशन की अध्यक्ष सारिका श्रीवास्तव ने बताया कि आरोपी के घर के बाहर प्रदर्शन से समाज में लोगों को सबक मिलेगा और आरोपी की भी प्रतिष्ठा धूमिल होगी और वो सिर उठा के नहीं चल सकेगा। पर जो बलात्कारी है, जो अपराधी है, उसका सामाजिक बहिष्कार नहीं होता है। वो पुनः अपनी समाज में उस स्थिति को प्राप्त कर लेता है और आराम की जिंदगी जीता है। यहाँ तक कि वो कानून से भी बच जाता है। तो हम सब ये चाहते हैं कि उसको भी समाज में बहिष्कार हो और उसको भी एक लोग अपमानित नज़रों से देखें और उसको भी ये महसूस हो कि उसने जो काम किया है, जो कुकर्म किया है, उस कितनी बड़ा उसने कुकर्म किया और उसको इसकी सज़ा मिलनी चाहिए, ये हम सोचते हैं। वहीं प्रदर्शन करने आई घरेलू कामकाजी महिला संगठन की सदस्य सिस्टर रोजिली के अनुसार प्रदर्शन से समाज में छिपे हुए विकृत मानसिकता वाले लोगों के मन में भय व्याप्त होगा। अभी लोग देख ले जाए और जब जो है जो कर्म में ये उसमें इंटरेस्ट लेता है और उनको भी चेतावनी देने चाहते हैं। ये भी करेगा तो कल उनका भी ऐसा होगा। एक शुरुआत है, आगे और कुछ कार्यक्रम होने वाला है। बहरहाल घृणित अपराध के खिलाफ महिलाओं की यह पहल स्वागत योग्य कही जा सकती है। बैंक ऑफ इंडिया एम्प्लॉयज यूनियन मध्य प्रदेश के इंदौर इकाई के कर्मचारियों द्वारा मंगलवार को अपनी विभिन्न मांगों को लेकर बैंक ऑफ इंडिया के आंचलिक कार्यालय पर प्रदर्शन कर नारेबाजी की गई। मांगों को लेकर चरणबद्ध आंदोलन कर रहे कर्मचारियों का कहना है कि जल्द ही मांगे पूरी नहीं होने पर अनिश्चितकालीन आंदोलन किया जाएगा। फेडरेशन ऑफ बैंक ऑफ इंडिया स्टाफ यूनियंस मुंबई के आह्वान पर बैंक ऑफ इंडिया के शीर्ष प्रबंधन के श्रम और कर्मचारी विरोधी रवैये के कारण बैंक ऑफ इंडिया के कर्मचारियों ने मंगलवार को आंचलिक धरना देकर प्रदर्शन किया। कर्मचारियों की मांग है कि लिपिकों एवं अधीनस्थ वर्ग के पद पर कर्मचारियों की भर्ती की जाए, कर्मचारियों को नियमित किया जाए, पेट्रोल व्यय प्रोत्साहन राशि सहित आउटसोर्सिंग प्रथा को बंद की जाए। यदि जल्द ही उनकी मांगे नहीं मानी गई तो कर्मचारी अनिश्चितकालीन आंदोलन का आगाज करेंगे। आज ये हमारी न्यायोचित मांगों के लिए प्रदर्शन कर रहे हैं। बैंक ऑफ इंडिया के सारे भारत में ये प्रदर्शन चल रहा है। हमारी मांगों में प्रमुख रूप से है कि नए कर्मचारियों की भर्ती करी जाए और जो कर्मचारी वेतनभोगी हैं नियमित उनको नियमित किया जाए और ओवर टाइम का भुगतान किया जाए। इंसेंटिव का हमें बराबरी से भुगतान किया जाए। खंडेलवाल समिति को बिल्कुल लागू नहीं किया जाए बैंकों में और अगर ये प्रबंधन नहीं मानती है तो इसके खिलाफ हम सारे भारत में आंदोलन और उग्र करेंगे। धरने में बैठे बैंक ऑफ महाराष्ट्र, पंजाब नेशनल बैंक, केनरा बैंक, इंडियन बैंक, इलाहाबाद बैंक और बैंक ऑफ बड़ौदा के अधिकारी कर्मचारी शामिल हुए।
डीपीएस स्कूल प्रबंधन द्वारा बस स्टाफ की हड़ताल के बाद अनिश्चितकाल के लिए स्कूल बंद कर दिया गया। मामले के निपटान के लिए श्रम आयुक्त ने बस स्टाफ और स्कूल प्रबंधन को चर्चा के लिए बुलाया। बातचीत कामयाब नहीं हो पाई। बस स्टाफ अपनी हड़ताल जारी रखने की बात पर अड़ा है। वहीं स्कूल प्रबंधन भी अब कानूनी लड़ाई लड़ने का मन बना चुका है, जिसका खामियाजा अब स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों को उठाना पड़ रहा है। डीपीएस स्कूल बस स्टाफ के हड़ताल के चलते प्रबंधन द्वारा अनिश्चितकालीन स्कूल बंद करने के निर्णय के बाद श्रमायुक्त ने मंगलवार दोपहर दोनों पक्षों को नोटिस जारी कर बातचीत के लिए बुलाया। स्कूल प्रबंधन की ओर से प्रिंसिपल सुरेंद्र सचदेवा और बस स्टाफ का नेतृत्व कर रहे राजेश बिडकर ने श्रमायुक्त कार्यालय पहुंचकर उप श्रमायुक्त पीसी पाठक के सामने अपना पक्ष रखा। वहीं करीब 1.5 घंटे से ज्यादा चली बातचीत के बाद दोनों पक्ष किसी नतीजे पर नहीं पहुंचे। बातचीत विफल होने के बाद श्रमायुक्त कार्यालय पहुंचे करीब 50 से ज्यादा हड़ताली कर्मचारियों ने स्कूल प्रबंधन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। भले ही उप श्रमायुक्त पीसी पाठक ने दोनों पक्षों को सुनवाई के लिए बुलवाया हो, मगर हड़ताली कर्मचारियों की ओर से पक्ष रख रहे राजेश बिडकर ने उप श्रमायुक्त पीसी पाठक पर स्कूल प्रबंधन का पक्ष लेने का आरोप लगाया। डीपीएस स्कूल की हड़ताल और प्रबंधन द्वारा स्कूल बंद करने के निर्णय से किसी का फायदा हो न हो, मगर स्कूल के बच्चों का नुकसान जरूर हो रहा है। ये बात प्रबंधन और बस स्टाफ को समझनी चाहिए। और फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए BTV न्यूज़। जनसुनवाई में हर मंगलवार की अपेक्षा इस बार आवेदनकर्ताओं को कुछ ज्यादा ही हुजूम देखने को मिला, जिसमें बड़ी संख्या में छात्र छात्राएं फीस माफ करवाने की गुहार लेकर तो कोई स्कूल की ज्यादती से परेशान नजर आया। वहीं सैकड़ों की तादाद में आए हरसिद्धि स्थित पुराने कपड़े के व्यवसायी भी अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन करते दिखाई दिए। मंगलवार को जनसुनवाई के वक्त जमकर भीड़ उमड़ी। लंबी लंबी लाइनों में जन तो खड़े दिखाई दे रहे थे, लेकिन सभी को अपनी सुनवाई होने की उम्मीद कम ही थी। कारण था बड़ी संख्या में लोगों का आना। दरअसल मध्य प्रदेश सरकार ने जनसुनवाई के लिए मंगलवार निर्धारित तो कर दिया, लेकिन इससे देखकर लगता है कि सरकारी विभागों के अफसर शायद मंगलवार को ही मैदानी काम करते दिखाई देते हैं। बाकी दिन आम आदमी की सुनवाई ही नहीं होती। जनसुनवाई में अपने बच्चे की गुहार लिए आई एक मां का कहना था कि पिछले साल उसके बच्चे का एडमिशन श्री वैष्णव स्कूल में ITE के तहत हुआ, लेकिन अब स्कूल प्रबंधन उससे फीस की मांग कर रहा है। मेरे बच्चे का सिलेक्शन हुआ था, जिसमें स्कूल में पिछले साल उसका एडमिशन किया गया था। उसमें उन्होंने कहा कि है ना, आप 3000 रुपये सिर्फ बच्चे की फ़ीस लगेगी, इसके अलावा आपका बस का किराया, इसके अलावा आपको कुछ भी नहीं लगेगा। पिछले साल बच्चा गया भी, पास भी हुआ। ये मेरा बच्चा है, इसका है ना मार्कशीट वगैरह है और ये बस के फीस का कार्ड है। अब वो कह रहे हैं कि आप 4000 रुपये भरो, तो मैं 4000 रुपये कहाँ से भरूँ? बच्चे को नहीं बिठा रहे स्कूल में, बच्चे का मेरे साल ख़राब हो रहा है साहब। अब मैं कहां से 4000 रुपये भरूं? मेरे पति मजदूरी करते हैं। इस पर शिक्षा विभाग ने आवेदन लेते हुए कार्रवाई की बात कही। आज जो है मध्य प्रदेश शासन से इनका बच्चे का रियम्बर्समेंट का पैसा स्कूलों में दिया जा रहा है। ये केस आया वैष्णव कन्या विद्यालय का, जिसमें पता लगाया जा रहा है इनका पैसे का रियम्बर्समेंट हुआ कि नहीं है। ये पता लग करके ही जानकारी दी जाएगी और उनको एप्लीकेशन ये भेजी जा रही है स्कूल में। और यदि सर मुझे ऐसा लगता है कि स्कूल मनमानी कर रहे हैं तो किस तरह का एक्शन? नहीं, अभी तो पता लगाएंगे ना, इसमें जाँच कर रहे हैं। जनसुनवाई में कलेक्टर की मौजूदगी में संकुल में सैकड़ों लोग एक साथ घुस आए और हल्ला मचाने लगे। लोगों की शिकायत थी कि 3 महीने पहले भी वे आए थे, लेकिन उनके व्यावसायिक जगह पर निगम न तो साफ सफाई कर रहा है और न ही प्रशासनिक मदद मिल पा रही है। लोगों का आरोप है कि उन्हें शेखर नगर के रहवासी भी आए दिन परेशान करते हैं। हम यहाँ पे आए थे, ये पंडरीनाथ के ऊपर पुराना कपड़ा मंडी है, उसकी व्यवस्था बहुत ज़्यादा ख़राब है। यानी
यानी वहाँ के आसपास के लोगों द्वारा वहाँ पे गंदगी फैलाई जाती है और जो टीन शेड है उसको चुरा के ले गए पूरा वहाँ पे, तो उससे क्या हमको बहुत दिक्कत आ रही है कि इस संबंध में हम कलेक्टर साहब से मिलने आए थे। पिछले बार भी हमने जन सुनवाई के अंदर उनसे कहा था, तो उनने केवल आश्वासन देके हमें बतला छोड़ दिया था कि हाँ हम आपका काम करवा देंगे। तो अभी क्या बारिश लगने वाली है और हम सब रोड पे बैठ रहे हैं अभी वहाँ पे, तो बारिश के अंदर क्या है कि हालत इतनी ख़राब हो जाएगी कि आज उस मंडी से करीबन हज़ारों घर के चूल्हे जलते हैंगे और अब पानी चल हो जाएगा, उसके बाद में तो कोई साधन ही नहीं रहेगा। तो हम इसके लिए यहाँ कलेक्टर साहब से मिलने के लिए आए। शिकायत करने आई एक महिला ने भी प्रशासन पर आरोप लगाते हुए कहा कि उन्हें 3 महीने पहले भी आश्वासन दिया गया था, लेकिन आज तक न तो वहां कोई साफ सफाई की गई है और न ही निगम ने कुछ किया है। महिला के मुताबिक अगर जिला प्रशासन ने वादे के मुताबिक 4 दिनों में कोई कदम नहीं उठाया तो आने वाले वक्त में भूख हड़ताल भी कर सकते हैं। हम आगे तब जाएंगे तो हम तो जाके हड़ताल भूख हड़ताल कर देंगे, भूख हड़ताल कर देंगे। हाँ सब आम रास्ता सब बंद कर देंगे और हमारे को बाउंड्री बना के दो। और सरकार से बार बार हमारा निवेदन यही है कि हमारे गरीब लोगों की सहायता बहुत दिनों से नहीं हो रही है। जन सुनवाई में जिस वक्त कलेक्टर खुद शिकायतें सुन रहे थे, ठीक उसी वक्त दूसरी टेबल पर बैठे अन्य अधिकारी या तो बोर हो रहे थे या फिर अखबारों की सुर्खियां तलाश रहे थे। हालांकि इस सीन से एक बात ये भी साफ होती है कि हर आदमी केवल कलेक्टर को ही अपने आवेदन देकर सुनवाई करवाना चाहता है, और ऐसे में सवाल यह भी उठता है कि क्या अन्य दूसरे जिम्मेदार अफसरों पर लोगों को भरोसा नहीं है या फिर लोगों में जागरूकता की कमी है। मालवा के आसमान पर मौसम की बेरुखी पिछले कई दिनों से बरकरार है। मौसम की इस बेरुखी के चलते जहां एक तरफ हर निगाह नीले गगन पर जाकर अटक जाती है, वहीं किसानों को भी बारिश का खासा इंतजार है। हालांकि मौसम विभाग का अनुमान है कि आने वाले 4 से 5 दिनों में इंदौर तक मानसून अपनी आमद दर्ज करा सकता है। इंदौर समेत पूरे मालवा को अब पानी बाबा का बेसब्री से इंतजार है। बारिश ना होने से लोगों के चेहरे मायूस होने लगे हैं। लोगों को उम्मीद थी कि 15 जून तक तो मौसम में बदलाव आएगा और झमाझम बारिश महसूस करने को मिलेगी, लेकिन ये ना हो सका। दरअसल बंगाल की खाड़ी में बना कम दबाव का क्षेत्र फिलहाल इंदौर आता नहीं दिख रहा। हालांकि आसमान में बादल छाते हैं, लेकिन सिवाय उमस के इंदौर को पानी की एक बूंद तक नहीं मिलती, जिसके चलते आम आदमी और किसान परेशान है। बोवनी करके बैठे किसानों को भी अब बारिश की चाह है, ताकि वे अपने तैयार खेतों में बीज की बुआई कर सके। बस आगे तैयारी की, पानी गिरे तो बोया जाए। अच्छा। और खाद मिले तो बोया जाए, खाद की व्यवस्था हो तो। बहरहाल शहर में लोग और गांवों में किसान दोनों को ही मेघराज द्वारा राहत की उम्मीद है। एक युवक ने पहले तो एक शादीशुदा लड़की से इश्क किया, बाद में लड़की के चरित्र के बारे में गलत बात पता लगी तो उसने लड़की से किनारा करने की कोशिश की। अब प्रेमी की इसी बेरुखी से उसकी जान पर बनाई है। दरअसल लड़की और उसके घरवाले लड़के पर जबरदस्ती शादी के लिए दबाव बना रहे हैं। लड़के का आरोप है कि लड़की पक्ष के लोगों ने अपनी मंशा पूरी करने के लिए उस पर झूठे प्रकरण तक दर्ज करवा दिए हैं। झूठे प्रकरण में फंसे लड़के ने जहर खाकर अपनी जान देने की कोशिश की है। एमवाई अस्पताल में जीवन और मौत से संघर्ष कर रहे इस युवक का नाम आकाश है। परदेसीपुरा निवासी आकाश ने रात को जहर खाकर अपनी जान देने की कोशिश की है। दरअसल इस कोशिश के पीछे इसी के पड़ोस में रहने वाली नेहा और उसके परिवार की प्रताड़ना की बात सामने आई है। आकाश के मुताबिक शादीशुदा नेहा से उसे इश्क हो गया था। कुछ दिनों तक दोनों के बीच संबंध भी रहे, लेकिन बाद में आकाश को जब ये पता लगा कि नेहा का चाल चलन ठीक नहीं है तो उसने नेहा से दूरी बना ली। नेहा और उसके परिवार वालों को ये बात नागवार गुजरी। दरअसल नेहा और उसके परिवार के लोग आकाश से नेहा की शादी करवाना चाह रहे थे, क्योंकि नेहा को उसके पहले पति ने छोड़ दिया था। इसके लिए नेहा और उसके परिवार वालों ने आकाश पर तरह तरह से दबाव बनाना शुरू कर दिया। बकौल आकाश, नेहा के परिवार वालों ने उसके ऊपर 2-3 झूठे प्रकरण भी दर्ज करवा दिए। वो मतलब उसका बाप बोल रहा होगा कि इसको रख तू, तो इसको अपना, नहीं तो तेरा मतलब पूरा जीवन खराब कर दूंगा मैं। ऐसी रिपोर्ट डाल के बोलेगा, पुलिस भी हमारी सुनेगी, बोले कि तेरा कुछ भी नहीं। हम गए थे रिपोर्ट डालने उसकी, पुलिस ने कुछ नहीं करा, बोले कि गाली बकरा तुमको, तो गाली चिपक नहीं रही है तुमको। और बोले कि मतलब कोई बोल रहा था कि मारने की धमकी दे रहा था, कोई मार नहीं डालता कोई,
बोला जाओ आदम चेक फाड़ के दे दिया और कुछ भी नहीं करा। और अभी इनने मतलब ये रविवार के दिन अभी 1-2 रोज़ पहले फिर मेरे को रोका और 2 चनकट मारे मेरे को। वो खूब गंदी गंदी गाली बकी है। बोला कि अगर मतलब मेरी लड़की को नहीं अपना आगा तू तो बोला कि तेरा पूरा जीवन हरिजन कर दूंगा, बोला पूरा बर्बाद कर दूंगा तेरे को। बोला मकान बेच देगा, मकान बेच के भाग जाएगा, इतना तेरे को परेशान कर दूंगा। लड़की ने शुरू में ब्लैकमेल करा था, उसके बाद अब इसका लड़की तो कुछ नहीं बोल रही है, लेकिन अब उसका बाप बोल रहा है। आकाश का आरोप है कि वो जब भी पुलिस के पास मदद की गुहार लेकर गया उसकी सुनवाई नहीं हुई। अब बार बार मानसिक प्रताड़ना से त्रस्त आकर आकाश ने खुदकुशी की कोशिश की है। मामले में परदेसीपुरा पुलिस जांच कर रही है। MIG क्षेत्र में रात को एक किराना दुकान में भीषण आग लग गई। आग के कारण एक परिवार की जान आफत में आ गई थी। आग बुझाते समय क्षेत्र में स्थिति इतनी बेकाबू हो गई कि पुलिस को लाठी चार्ज तक करना पड़ा। आगजनी की घटना MIG थाना क्षेत्र के सामने स्थित नेहरू नगर में हुई। यहाँ सदाशिव भवर का 2 मंजिला मकान है। भवर के मकान के नीचे के हिस्से में एक किराएदार गुरु नानक किराना के नाम से किराना की दुकान चलाता है। रात को आग की शुरुआत किराना दुकान से ही हुई। संभवतः दुकान में शॉर्ट सर्किट से आग लगी, जिसकी चपेट में दुकान में रखी गैस की टंकी और आइसक्रीम का फ्रीजर आया, जिसमें विस्फोट भी हुआ। आग की लपटों में पूरा घर घिर गया था, जिसकी वजह से भवर परिवार के सदस्यों की ही जान पर बनाई थी। लोगों की मदद से परिवार के सदस्यों को बाहर निकाला गया। आग में दुकान में रखा सामान जलकर खाक हो गया। नेहरू नगर अटल द्वार के यहाँ से रास्ता आता है। नेहरू नगर के जो किराना दुकान में आग लगी है उसको आग को बुझा दिया गया है फायर ब्रिगेड द्वारा। तो यहाँ पे भीड़ भाड़ काफ़ी कुछ हो गई थी और हुल्लड़ भी कर रहे थे लोग। पुलिस ने उनको लड़ा गया, ठीक है। और उनके दुकान मालिक का नाम हरीश कुमार है। गुरु नानक के किराना स्टोर। आग लगने का कारण किसी तरह कारण तो अज्ञात ही है। यह जिसका मकान है उसने ऐसा काम करा है जीवन में पहली बार। जिसका ये मकान था उसने किराए से दे रखा था और ऐसा मैटर उलझा हुआ था कि आज हमारे बच्चे जो रहते हैं उनकी जान पे आ गई। उसका भगोरिया नगर निगम में इंजीनियर है बहुत बड़ा। उसने किराए से देने के बाद ये कंडीशन करी है कि हम लोग आज हमारी जान पे आ गई। हम लोग घर पे सुरक्षित रहते हैं, बिल्कुल सिस्टमेटिक रहते हैं, हमको फर्क नहीं पड़ता। भगोरिया है, उसने किराए से दे रखा है। अभी बीच में 4-8 दिन पहले उसके घर में झगड़े हुए थे, टंकी फूट गई थी, लड़की भगा के ले गया। वो ऐसे बहुत बड़ी घटना हुई है। हमने फिर भी उसको बोला ठीक है, चलो ठीक है, एक्सेप्ट करा 2-4 दिन 8 दिन। बाकी आज जो उसने करा गलत कितना गलत करा है कि हम लोग हमारे परिवार जान पा गई। आगजनी की घटना के दौरान कई लोग मौके पर जमा हो गए थे। सकरी गली में भीड़ के कारण फायर कर्मियों को आग बुझाने में परेशानी हो रही थी। मौके पर पहुंची पुलिस को भीड़ हटाने के लिए कई बार लाठी चार्ज तक करना पड़ा। आग पर काबू पाने में फायर कर्मियों को करीब 2 घंटे का समय लग गया। आगजनी की दुकान में रखा सारा सामान जलकर खाक हो गया। आगजनी में लाखों के नुकसान की बात सामने आई है। देर रात मामले में रहवासियों ने पुराने विवाद में आग लगाए जाने की शंका जाहिर करते हुए कुछ लोगों की शिकायत MIG थाने में दर्ज करवाई है। और फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए BTV न्यूज़। लगातार चोरी की वारदातों से हैरान परेशान पुलिस को सोमवार मंगलवार की रात बड़ी सफलता हाथ लगी। अब तक की तहसील की सबसे बड़ी चोरी का खुलासा तो हुआ ही, पुलिस ने एक महिला सहित 7 बदमाशों को गिरफ्तार कर चोरी गए करीब 23 लाख रुपए नगद सहित लाखों रुपए के जेवरात आदि भी जब्त कर लिए हैं। वारदात का मास्टरमाइंड फिलहाल हरदा जेल में चोरी के मामले में बंद है। पुलिस ने बाकी सभी आरोपियों को कोर्ट में पेश किया। न्यायालय ने सभी आरोपियों को 3 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया।
एएसपी पद्म विमोचन शुक्ला व एसडीओपी सीपी सिंह ने पत्रकारों को बताया कि बीती रात कोतवाली थाने के हेड कांस्टेबल जितेंद्र मिश्रा को सूचना मिली कि एक गिरोह यशवंत नगर स्थित पेट्रोल पंप पर डकैती डालने वाला है। इस सूचना के पुख्ता होने पर कोतवाली, किशनगंज, बड़गोदा व मानपुर पुलिस ने घेराबंदी कर वारदात के पूर्व ही एक सफारी गाड़ी क्रमांक MP09 CO 6400 में सवार महिला सहित 7 लोगों को हिरासत में ले लिया। पूछताछ में आरोपियों से शहर के मध्य स्थित हैंडलूम व्यवसायी प्रकाश चंद्र शाह के यहाँ इसी साल 28 फरवरी को हुई करीब 1.5 करोड़ रुपए की चोरी की सनसनीखेज वारदात में शामिल होना कबूल कर लिया। पुलिस के मुताबिक गिरोह का सरगना सोहन भील पिता बीलाम सिंह निवासी गंधवाली जिला धार है। इस गिरोह में दर्जन भर से अधिक लोग हैं जिन्होंने मध्य प्रदेश ही नहीं गुजरात में भी लगभग 100 से अधिक वारदातों को अंजाम दिया। इस गिरोह में सरगना सोहन की पत्नी छिपलाबाई व भाई यशवंत भी शामिल है। पुलिस के मुताबिक आरोपियों ने चोरी, डकैती आदि की वारदातों से कई बीघा जमीन व संपत्ति बना ली है। कुछ लोग सफेद रंग की गाड़ी, सफारी गाड़ी में यशवंत नगर के पेट्रोल पंप की लूटने की योजना बना रहे हैं। टीआई महू, टीआई मानपुर, टीआई बड़गोदा ने घेराबंदी की और सफारी गाड़ी को इस दौरान पकड़ लिया और उसमें 7 लोग बैठे हुए पाए गए जो पेट्रोल पंप लूट की योजना बना रहे थे। बाद में इन्होंने जब पूछताछ इनसे की गई तो इन्होंने महू में हुई 29 फरवरी को हुई बड़ी वारदात की 29 फरवरी को हुई बड़ी वारदात का बताया कि इन्हीं की गैंग के द्वारा की गई है। इन्होंने पूरी वारदात कबूल कर ली और काफ़ी कुछ सामान टीम के द्वारा रिकवर कर लिया गया है। पुलिस ने बताया कि पकड़ाए गिरोह में गिरोह की मदद के लिए वकील व जमानतदारों का बंदोबस्त भी रहता है। मुख्य आरोपी इतना शातिर व शारीरिक रूप से फिट है कि छोटी से छोटी जगह में भी आसानी से अंदर घुस जाता है। किसी भी वारदात के पहले उसकी पत्नी रैकी कर पूरी जानकारी जुटा लेती है, उसी के बाद वारदात को अंजाम दिया जाता है। पुलिस ने गुलाब उर्फ गुल्लू, मंगल सिंह भील, रुमला पति मदन, सूरज सिंह, नीलेश, यशवंत व छिपराबाई को गिरफ्तार किया, जबकि मुख्य आरोपी हरदा जेल में बंद है, जिसे न्यायालय से वारंट के बाद रिमांड लेकर पूछताछ की जाएगी। आरोपियों से चोरी गए माल को करीब करीब बरामद कर लिया गया है। इनके पास से एक देशी कट्टा, तलवार व फालिया भी जब्त किया गया है। मां दरवाजे पर ताला लगाकर बेटी के घर गई और बेटा मौका पाकर अपने ही घर से 19 लाख की नकदी व जेवर लेकर फरार हो गया। अब माँ बाप ने अपनी औलाद की इस करतूत की शिकायत पुलिस से की है। कलयुग में गाहे बगाहे ये तथ्य सामने आ ही जाता है कि अपना ही खून भी दगा दे सकता है। ऐसा ही एक वाकया हुआ है पार्श्वनाथ कॉलोनी निवासी स्वामी परिवार के साथ। स्वामी परिवार के मुताबिक उनका बेटा माँ बाप की गैर मौजूदगी में अपने ही घर से 19 लाख नगद व करीब 1.5 लाख के जेवर लेकर फरार हो गया। परिवार के मुताबिक जेवर चोरी होने के बाद ही उनका बेटा घर नहीं आया। दरअसल श्रीमती स्वामी अपने बेटी के घर खाना खाने गई थी और बेटे को कमरे में बंद कर बाहर से घर का ताला लगा गई थी, लेकिन जब लौटी तो ताला तो लगा था पर बेटा गायब था। श्रीमती स्वामी ने संभावना जताई है कि संभवतः उनका बेटा माल लेकर छत के रास्ते से फरार हुआ है। पुलिस ने आवेदन पर जांच की बात कही है। रावजी बाजार पुलिस ने मल्टी में चोरी करने वाले एक सिख युवक को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने शहर से बाहर गए फरियादी के लौटने से पहले कुछ ही घंटों के भीतर चोर को पकड़कर चोरी का माल भी जब्त कर लिया है। रावजी बाजार पुलिस ने बैराठी कॉलोनी में रहने वाले सन्नी तनवानी के सूने फ्लैट में हुई चोरी के बाद उसी फ्लैट में रहने वाले गुरप्रीत सिंह को गिरफ्तार कर लिया है। थाना प्रभारी घनश्याम दुबे ने बताया कि बैराठी कॉलोनी निवासी सन्नी तनवानी 22 तारीख से पूना गए हुए थे। मौके का फायदा उठाकर मल्टी में नीचे के फ्लैट में रहने वाले गुरप्रीत सिंह ने फ्लैट का दरवाजा तोड़कर घर से महंगी LCD टीवी और कंप्यूटर चुरा लिया। पड़ोसियों की शिकायत पर पुलिस ने तत्काल ही कार्रवाई करते हुए शक के आधार पर गुरप्रीत सिंह को पकड़ा। सख्ती से पूछताछ और तलाशी में गुरप्रीत सिंह के घर से पुलिस ने LCD टीवी और कंप्यूटर जब्त कर लिया। रात को किसी चोर के द्वारा उनका ताला दरवाजे को तोड़ करके उसमें प्रवेश कर और LCD कंप्यूटर
उससे संबंधित सामान चोरी कर लिया गया था। उस पर से अपराध पंजीबद्ध किया गया। तलाश करने पर ये पाया कि उसी मकान में नीचे रहने वाला सरदार गुरप्रीत, जो ऐसे आवारा किस्म का लड़का है, उसके द्वारा ये चोरी करी गई है और उसके पास से LCD कंप्यूटर, चोरी का सामान पूरा बरामद किया गया है। गौरतलब है कि चोरी के मामले में आमतौर पर पुलिस कार्रवाई करने में आनाकानी करती है। इस मामले में पुलिस ने शहर के बाहर गए फरियादी के लौटने के पहले ही चोर को गिरफ्तार कर चोरी गए सामान को बरामद कर लिया। इवोल्यूशन इन प्रोफेशन प्रिपेयरिंग फॉर द चेंज थीम को लेकर ICAI द्वारा इंदौर में 2 दिवसीय राष्ट्रीय सेमिनार का आयोजन किया जाएगा। आयोजकों के मुताबिक 29 तारीख से शुरू होने जा रहे सेमिनार का मकसद भावी व मौजूदा चार्टर अकाउंटेंट्स को फील्ड में हो रहे नित नए बदलावों की जानकारी देना व टैक्स समेत नियमों के बारे में अवेयर करना है। गौरतलब है कि इंदौर में करीब 1800 CA समेत प्रदेश में संस्था के 3500 व देश भर में 2 लाख सदस्य हैं, जिनमें से 60% से ज़्यादा CA अन्य देशों में अपनी सेवाएं फिलहाल दे रहे हैं। 30 जून तक चलने वाले इस आयोजन में वक्ताओं के तौर पर पूर्व हाईकोर्ट जस्टिस BS कोच के समेत कई दिग्गज वक्ता अपनी बात सदस्यों के बीच रखेंगे। गर्मी के मौसम में नगर निगम पानी की आपूर्ति के लिए अतिरिक्त टैंकर चलवाता है, लेकिन फिर भी कई लोगों की प्यास निगम नहीं बुझा पाता। ऐसे में जनता की प्यास बुझाने और ज़रूरतमंदों को पानी की सप्लाई करने के लिए शहर के कुछ लोगों ने बीड़ा उठाया है, जो सूचना मिलने पर पानी का टैंकर जनता के घर भिजवाते हैं और सेवा भाव से निःशुल्क पानी का वितरण करते हैं। गर्मी में पानी की समस्या से जनता को निजात दिलाने के लिए माणिकबाग रोड स्थित खालसा बाग गुरुद्वारे के लोगों ने सेवा भाव से निःशुल्क पानी के टैंकर शहर के लिए उपलब्ध कराने की व्यवस्था पिछले 5 सालों से कर रखी है। दरअसल ज़रूरतमंद व्यक्ति इस गुरुद्वारे में खुद आकर या फ़ोन पर अपना पता प्रबंधन को लिखवा जाते हैं, जिसके बाद उसके घर पर गुरुद्वारा की ओर से निःशुल्क पानी भिजवाया जाता है। गर्मी में हर दिन 80 से 90 घरों में पानी गुरुद्वारा के टैंकरों से पहुंचाया जाता है, जो शहर के हर क्षेत्रों में जाकर जलापूर्ति करते हैं। खास बात है कि पानी के टैंकरों को भरने के लिए गुरुद्वारे में ही 4 बोरिंग करवाए गए हैं, जिससे टैंकर भरे जाते हैं। इसके अलावा डीजल व अन्य खर्च भी गुरुद्वारा प्रबंधन द्वारा ही उठाया जाता है। गुरुद्वारा के सेवादार कुलदीप सिंह छाबड़ा और अजीत सिंह बताते हैं कि इसके लिए 4 टैंकर और 4 बोरिंग की व्यवस्था गुरुद्वारा ने स्वयं के खर्च पर की है। जी स्थान जो बाबा गोला सिंह जी द्वारा सेवाएं चल रही हैं, करीब 5 साल से ये सेवा यहाँ आरंभ हुई है और हर रोज़ 5 से लेकर 10 टैंकर तक कॉलोनियों में भेजते हैं। जो भी आके जहाँ पानी के लिए लिखवा के जाता है कि हमारे घर में पानी चाहिए, वहाँ सुबह से ही 6 बजे से ये सेवा शुरू हो जाती है पानी की। भलाई वो विष्णुपुरी हो, इंद्रपुरी हो, गुलजार कॉलोनी हो, संत नगर हो, कई बार राजबाड़ा तक भी पानी के टैंकर जाते हैं। चार्ज कोई नहीं करते, कोई चार्ज नहीं करते, 1 पैसा भी चार्ज नहीं करते। सब निःशुल्क बाबा जी की तरफ से ही हो रहा है। गौरतलब है कि गर्मी के मौसम में हर वर्ष पानी के लिए भारी हाहाकार की स्थिति बनती है। इस वर्ष भी मानसून में हो रही देरी के कारण लोग पानी के लिए परेशान हैं। हालांकि गर्मी में निगम अतिरिक्त टैंकर चलवाकर विभिन्न क्षेत्रों में पानी बंटवाता है, फिर भी कई क्षेत्र ऐसे हैं जहां निगम के टैंकर नहीं पहुंच पाते और लोग पीने के पानी के लिए परेशान होते हैं। ऐसे क्षेत्रों में खालसा बाग गुरुद्वारे के टैंकर पहुंचते हैं और लोगों को पानी उपलब्ध करवाते हैं। शहरवासियों को बौद्ध इतिहास से परिचित कराते प्राचीन और दुर्लभ चित्रों को इन दिनों केंद्रीय संग्रहालय में प्रदर्शित किया गया है। प्रदर्शनी में गौतम बुद्ध और सांची की पहाड़ी पर बने अनेक स्तूपों सहित कई प्राचीन चित्रों को जनता के लिए रखा गया है, जिन्हें प्रदेश के अलग अलग स्थानों से संग्रहित किया गया है। सेंट्रल म्यूजियम में अलग अलग स्थानों से संग्रहित कर लाए गए गौतम बुद्ध से जुड़े ऐतिहासिक चित्र और स्तूपों की प्रदर्शनी लगाई गई है। इन दुर्लभ चित्रों की प्रदर्शनी में प्रदेश में स्थापित किए गए प्राचीन बौद्ध स्तूप के अवशेष, दुर्लभ चित्रकारी, ब्रह्मलिपि, टेकरियां और उस काल में होने वाली घटनाओं की जानकारी देती मूर्ति कला के चित्रों को प्रदर्शित किया गया है।
चित्रों की प्रदर्शनी में सांची स्तूप में बुद्ध जन्म, ज्ञान प्राप्ति, धर्म चक्र प्रवर्तन और महापरिनिर्वाण के अतिरिक्त ऐतिहासिक दृश्य और जातक कथाओं के दृश्य को सम्मिलित किया गया है। दरअसल प्रदेश में बौद्ध काल व स्थापत्य कला के अनेक उदाहरण मौजूद हैं, जिनमें से सांची, सतधारा, अंधेर, तालपुर, सीहोर, खरबई, पानगुड़ाड़िया, उज्जैन, पोला डोंगर, खेजड़ी या भूप, मंदसौर, भरहुत, सतना, देउर, कोठार, रीवा, ग्यारसपुर, विदिशा, कसरावत, खरगोन सहित अनेक चित्रों को प्रदर्शनी में रखा गया है। प्रदर्शनी को निहारने आए कला प्रेमियों का कहना है कि प्रदर्शनी में जिन ऐतिहासिक चित्रों को रखा गया है उन्हें देख मन मंत्रमुग्ध हो गया है। हाँ, हमारे इंदौर स्थित केंद्रीय संग्रहालय जीपी में पुरातनकालीन सीनरियों को देखते हुए हमारे मन की मनोदशा को एक हिला कर रख दिया गया है। मतलब हमारा जो मन कहता है कि दार्शनिक चीज़ें आज वास्तविक में दिख रही है, वो हमारे मन को मंत्रमुग्ध कर दिया गया है। इस प्रदर्शनी में 3वीं से लेकर 8वीं और 9वीं शताब्दी तक के 72 चित्रों को निःशुल्क प्रदर्शित किया गया है। इन दिनों स्थानीय सराफा बाजार में सोने चांदी के भाव में स्थिरता बनी हुई है, जिसके कारण ग्राहकी भी बहुत कम देखी जा रही है। मंगलवार को जहां सोने का भाव 30,350 रुपये प्रति 10 ग्राम रहा, वहीं चांदी का भाव 53,700 रुपये प्रति किलो रहा। बाजार में इन दिनों दोनों ही धातुओं के दामों में स्थिरता बने रहने का प्रमुख कारण बारिश न होना और बैंक रेट का कमजोर होना माना जा रहा है। दरअसल सराफा बाजार में शहरी ग्राहकी की अपेक्षा ग्रामीण ग्राहकी अधिक होती है और किसानी ग्राहकी अच्छी बारिश पर ही निर्भर करती है। सराफा व्यापारी हुकुमचंद सोनी के अनुसार इन दोनों बाजार में स्थिरता बरकरार है, वहीं बारिश न होने के कारण भविष्य की ग्राहकी भी प्रभावित हो रही है। मुझे उतार चढ़ाव होते हैं, डॉलर के कारण हो रहे थे। सोने चांदी के भाव में करेक्शन आना जरूरी है, क्योंकि जो डॉलर 57 रुपये तक पहुँच चुका है वो थोड़ा बहुत कम हो सकता है। जैसे आज बैंक रेट करीबन 50% नीचे हुआ, तो सोने और चांदी में करीबन 300 रुपये की मंदी आई है। इसी तरह चांदी में करीबन 500-700 रुपये की मंदी आई है और आने वाले दिनों में भी ऐसी संभावना है कि सोने चांदी में थोड़ा अच्छा खासा करेक्शन आना चाहिए और उसके बाद भले सोने चांदी में तेज़ी का वातावरण बनेगा, पर अभी फिलहाल मंदी की ज़्यादा नज़र आ रही है। बहरहाल इन दिनों सराफा बाजार पूरी तरह से स्थिरता के दौर में है, जिसके कारण ग्राहकी भी बहुत कम देखी जा रही है। वहीं उम्मीद की जा रही है कि बारिश के बाद अच्छी ग्राहकी होगी और बाजार में फिर से रौनक लौटेगी। शहर में इन दिनों जामुन की भरपूर आवक हो रही है और ग्राहकी भी अच्छी बनी हुई है। पिछले साल की तुलना में इस वर्ष अच्छी आवक होने के चलते आम लोग भी मौसमी फल का इन दिनों आसानी से स्वाद ले रहे हैं। शहर की नंदलालपुरा मंडी में इन दिनों जामुन की भरपूर आवक बनी हुई है। प्रतिदिन मंडी में गुजरात और अमरावती से लगभग 15 से 20 गाड़ियों की आवक हो रही है, जिसके चलते आम आदमी भी जामुन का स्वाद आसानी से ले रहा है। इन दिनों जामुन का थोक भाव 40 से 50 रुपए प्रति किलो है, जो कि खेरची में 60 से 80 रुपए प्रति किलो के बीच बेचा जा रहा है। जामुन विक्रेता के अनुसार इस बार जामुन की अच्छी आवक हुई है, जिसके कारण पिछले वर्ष की तुलना में इस बार भाव में भी कमी है। इस बार अभी बारिश नहीं हुई है अभी, तो इसलिए भरपूर आवक है। पिछले साल कम आवक हुई थी क्योंकि पानी गिर गया था, फल गल जाता उससे। इस साल पानी अभी तक नहीं आया, तो फल तैयार है झाड़ों पे और माल अच्छा आ रही है अभी। जामुन की अच्छी आवक का एक कारण बारिश की देरी को भी माना जा रहा है, क्योंकि बारिश में इस फल के गलने और खराब होने के आसार बढ़ जाते हैं। और अब डालते हैं नजर न्यूज़ फास्ट पर। मालवा श्रमजीवी पत्रकार संघ आगामी 30 जून को गीता चांदनी संगीत संध्या और सम्मान समारोह का आयोजन गांधी हॉल में करने जा रहा है। कार्यक्रम के संबंध में आयोजित प्रेस वार्ता में आयोजकों ने बताया कि कार्यक्रम में फिल्मी गीतों के तरानों के साथ ही सुप्रसिद्ध कवियों द्वारा कविताओं की प्रस्तुति भी दी जाएगी। 3 अलग-अलग सत्रों में आयोजित होने वाले इस कार्यक्रम में वरिष्ठ पत्रकारों, साहित्यकारों और रंगमंच से जुड़े कलाकारों को दिवंगत पत्रकार नगेंद्र आजाद सम्मान से सम्मानित भी किया जाएगा।
बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। जाने से पहले एक बार फिर रुक करते हैं हेडलाइंस की ओर। देवी अहिल्या विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित सीईटी प्रवेश परीक्षा प्रदेश के 23 केंद्रों पर हुई संपन्न। 2700 सीटों के लिए 13,000 से ज्यादा प्रतिभागियों ने आजमाया भाग्य। असली पुलिस पर पड़ रही नकली पुलिस भारी, फिर दिया ठगी की वारदात को अंजाम। वृद्ध महिला को बनाया निशाना, वारदात का झांसा देकर उतरवाए जेवर। मासूम शिवानी के हत्यारों को पुलिस ने 24 घंटों में धर दबोचा। वहशियों ने 4 वर्षीय मासूम के साथ ज्यादती कर नाले में फेंक दी थी लाश। बलात्कार के आरोपी अर्पित अग्रवाल के खिलाफ महिला संगठनों ने खोला मोर्चा। घर के बाहर किया प्रदर्शन। 2 युवतियों के साथ बलात्कार का है आरोप। अंतर्राष्ट्रीय नशा मुक्ति दिवस पर शहर में जगह जगह हुए आयोजन। लोगों को दिया गया नशा न करने का संदेश। जल्द ही इतिहास बन जाएंगे डीजल इंजन। अधिकांश ट्रेनों में दौड़ने लगा है विद्युत का करंट। पेश है बीटीवी न्यूज की खास पेशकश। और मालवा में लेट हुआ मानसून। मौसम की बेरुखी से बड़ी किसानों की चिंता। मौसम विभाग का अनुमान 4-5 दिनों में हो सकती है बारिश की आमद।